जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मजारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, या आसान ज़बान में बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलात के खतरात से निपटने का बंदोबस्त, इस सिलसिले की ये चौथी और आखिरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बैंक किस किस्म का और किस तरह का फ्रेमवर्क बनाता है और वो फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम अपनी एक नन्ही दोस्त जुनैशा इकबाल का जिक्र करना चाहेंगे कि जुनैशा इकबाल क्लास 7 की तालिबा हैं और उनकी उम्र महज 12 साल है। वो कुरंगी कराची के रिहायशी हैं और हमारी वीडियोस इंतहाई शौक और दिलचस्पी से देखती हैं। हमें उनके बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब उनके पूछे गए सवालात किसी और की तवज्जो से हम तक पहुंचना शुरू हुए। हम जानते हैं कि हमारी वीडियोस कमर्शियल या तफरीही नहीं होती और ये निस्बतन खुश्क मौज़ूआत पे मबनी होती हैं, मगर उनका शौक़ हमारे लिए हैरानी का बायस बना। शाबाश जुनैशा, आपका यह इल्म से मोहब्बत यकीनन आपकी आइंदा की ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। तो फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। डेटा बैंक, इंफॉर्मेशन या मालूमात का ज़ख़ीरा हमारे मतलूबा फ्रेमवर्क का सबसे अहम और ज़रूरी हथियार। बस यही एक चीज़ है। जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा और दुरुस्त मालूमात का ज़ख़ीरा तैयार होगा, मतलूबा फ्रेमवर्क इतना ही शानदार नताइज देगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मुनासिब सॉफ्टवेयर की तैयारी से हम ये सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मुनासिब तो ये होगा कि सबसे पहले MS ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए पहले हर तरह की मालूमात इकट्ठी कर ली जाए, फिर उसकी पड़ताल करके उसे निगरानी में मुनासिब तरीके से सॉफ्टवेयर पर मुंतकिल कर दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि शुरुआत में कुछ परेशानियां या मुश्किलात दरपेश हों, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तमाम मुश्किलात ख़त्म होती चली जाएंगी और फिर हमारा पेड़ फल देना शुरू कर देगा। ये MIS का ख़जाना इतना कीमती होगा कि इसकी मदद से हर किस्म की दरकार रिपोर्ट्स और दीगर मालूमात इंतहाई कम वक्त में दुरुस्त और हर वक्त दस्तयाब हो सकेंगी। मगर दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होगा। इस कदर ज़्यादा मालूमात या इंफॉर्मेशन का इंतज़ाम और तरतीब यकीनन ना सिर्फ मेहनत तलब बल्कि एहतियात और निगरानी का भी मतकाज़ी होगा। अगर कहीं दरमियान में गलती कर दी गई तो बाद में इसको दुरुस्त करने में ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बानिस्बत के शुरू से एक बार फिर काम की इब्तिदा की जाए। अब इस मकाम पर हम ज़रूर मदद करेंगे और इस इंफॉर्मेशन की तरतीब और मालूमात का ज़ख़ीरा बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम दरकार तमाम मालूमात को 5 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इनमें से 2 हिस्से तो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एक दफ़ा ही तैयार होंगे, मतलब एक बार मतलूबा मालूमात इकट्ठी हो जाए और उसकी तस्दीक भी हो जाए तो उसमें रद्द बदल या तब्दीली की फिर कोई गुंजाइश नहीं या ज़रूरत नहीं, या ये इस तरह की मालूमात होंगी जिसमें तरमीम या रद्द बदल की फिर ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। बस एक दफ़ा की मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ के रह जाने वाले 2 हिस्से इस तरह की मालूमात पे मबनी होंगे जिनमें हमा वक्त रद्द बदल या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होंगी और उनकी मदद से रिकॉर्ड अपडेट होता रहेगा। हर गुजरने वाले दिन के साथ इनकी मिकदार और मालियत में इजाफा होता रहेगा और ये 5 हिस्से मिलकर हमें एक ऐसा डेटा बैंक मुहैया कर देंगे जिसकी मदद से हम स्टेट बैंक के सर्कुलर नंबर 4 की पैरवी करते हुए हर तरह के काम कर सकेंगे। अब तरतीब वार देखते हैं कि हमारे इस डेटा बैंक के ये 5 हिस्से कौन कौन से हैं और इनमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन या फिर मालूमात इकट्ठी होगी। हमारा पहला हिस्सा, हमारी स्लाइड स्क्रीन पे चल भी रही है और हम बताते भी रहेंगे कि सबसे पहले कस्टमर का नाम या टाइटल बमा अकाउंट नंबर, उसका लीगल स्टेटस से मुराद
کہ سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ، پرائیویٹ لمیٹڈ یا پھر پبلک لمیٹڈ کمپنی وغیرہ، اس میں سے کوئی ایک ہوگی. ان کا رجسٹرڈ ایڈریس، بزنس ایڈریس اور پیداواری عمل میں مصروف فیکٹری یا کارخانے کا ایڈریس، ای میل ایڈریس، پی ٹی سی ایل یا لینڈ فون نمبرز، کی پرسنز یا اس کو یوں سمجھ لیجیے کاروباری معاملات کو دیکھنے والے شخص کا نام، تمام پارٹنرز اور ڈائریکٹرز کے نام بما ولدیت اور ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کے رہائشی ایڈریسز، ذاتی ای میل ایڈریس، تمام پارٹنرز کے مالی حیثیت یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے فائنینشیل ورتھ، اثاثوں اور ادائیگیوں کی تفصیلات جیسا کہ ان کے آخری انکم ٹیکس ریٹرن میں دکھایا گیا تھا. اس کے ساتھ کمپنی یا فرم کے فائنینشیل ورتھ بما اثاثے اور ادائیگیوں کی تفصیلات جیسا کہ اس کمپنی کے گزرے سال کے آڈٹ شدہ بیلنس شیٹ میں دکھایا گیا تھا. اس کے بعد کاروباری نیت اور گزرے سال کی مقامی سیل کی تفصیلات. اس طرح سے گزرے سال کی ٹوٹل ایکسپورٹ اور امپورٹ. کسٹمر سے وابستہ مقامی مارکیٹ کے چیدہ یا اہم سیلرز اور بائرز کے نام بما ان کے ایڈریسز، فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ان سب کے کاروبار کی نوعیت کہ وہ کس قسم کے کس مال میں کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. اس کے ساتھ کسٹمر سے وابستہ غیر ملکی بائر اور سیلرز کی تمام تر تفصیلات اور بینک اور ان کے ممالک کے نام. اس کے ساتھ کسٹمر سے وابستہ اس کے غیر ملکی سیلرز اور بائرز کی تمام تر تفصیلات اور ان کے ممالک کے نام. ان سب کے بعد غیر ملکی تجارت کی تفصیلات جیسا کہ ترتیب وار غیر ملکی گاہکوں کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کی مالیت، مقدار. ان سب کے بعد کسٹمرز کے مقامی بینکوں کی تفصیلات بما برانچوں کے نام اور ایڈریسز جہاں سے یہ کسٹمر کام یا اپنا بزنس کرتا ہے. کسٹمرز کے ملازمین کی تفصیلات اور ان کی نوعیت، کانٹریکٹ پہ ہیں یا کنفرم ہیں، باقاعدہ ہیں. کاروبار کی شروعاتی سال اور کاروبار کی مدت کہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا. کسٹمر کی مقامی مارکیٹ میں ساکھ یا ریپوٹیشن اور اس سے وابستہ غیر ملکی بائرز اور سیلرز کی کانفیڈینشیل مارکیٹ اور کریڈٹ رپورٹس. اپنے اقسام میں دوستو یہ وہ معلومات ہیں جو یا تو تبدیل نہیں ہوتی یا پھر بہت کم تبدیل ہوتی ہے. عموماً یہ ایک دفعہ فیڈ کر دی جائے، اکٹھی کر دی جائے تو پھر یہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان میں بہت کم تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے ہم دوسرے حصے کے معلومات. یہ وہ انفارمیشن یا معلومات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ ایکسپورٹ یا امپورٹ ٹرانزیکشن کی کیفیت یعنی کہ کانٹریکٹ، کلیکشن، ایل سی یا ایڈوانس پیمنٹ، یا پھر جیسی کچھ اور شپمنٹ کا طریقہ جیسا کہ ایف او بی یا سی این ایف یا سی آئی ایف. شپمنٹ کی کیفیت مطلوبہ سمندری رستے سے یا اس کو یوں کہہ لیجئے بائی سی، بائی ایئر، بائی ٹرک یا روڈ یا پھر بائی ریلوے کارگو. شپمنٹ اس صورت میں جا رہی ہے. مال تجارت کا ہارمونائز کوڈ کے تحت نام اور قسم، اس کے علاوہ اس کی کیفیت یعنی کہ کیا مال تیار شدہ ہے، خام مال ہے یا نیم تیار شدہ مال ہے، یا پھر ایسا جیسے کہ قدرتی حالت میں ہو جیسے کہ گندم یا دیگر اناج وغیرہ. اور اسی طرح سے اس میں ایک مال اور بھی آتا ہے اور وہ جانا جاتا ہے اسکریپ کے نام سے، جو کہ نہ تو پیک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خاص اس کی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ایل سی کس بینک سے جاری ہوئی ہے، اس کی مالیت کتنی ہے، ایل سی کے میعاد اور شپمنٹ کی حد مدت یا آخری تاریخ کون سی ہے. ایل سی کی مالیت سے کس قدر شپمنٹ ہو چکی ہے اور کتنی باقی ہے. کیا ایل سی میں ٹرانس شپمنٹ کی اجازت دی گئی ہے. ٹرانس شپمنٹ سے مراد ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے بیچ میں کسی اور ملک میں رکنا. پیمنٹ کا کیا طریقہ ہوگا، یعنی کہ ایٹ سائٹ ہوگا یا ایٹ ڈی اے یا پھر یوزنس ڈیز کے حساب سے. ایل سی کس بینک نے کنفرم کی تھی اور کہاں سے ایڈوائز کی گئی تھی. کیا ایل سی میں پیمنٹ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ شپمنٹ کی ادائیگی کسی اور ملک سے
कोई तीसरी पार्टी या फरीक करेगा? क्या एलसी मुश्तरका है और उसके कितने बेनिफिशरीज हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्स जो कि अभी तक मराहिल में है वो कितने हैं और उनकी कितनी मालियत है? अगर एडवांस पेमेंट है तो कितनी मालियत की और कस्टमर ने कब तक शिपमेंट का इरादा जाहिर किया है? अगर एडवांस पेमेंट की शिपमेंट किस्तों में है तो अब तक इसके एवज कितनी शिपमेंट हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं? एडवांस पेमेंट किस मुल्क की मार्फत मौसूल हुई थी और वगैरह इस जैसी दीगर मालूमात। इसके बाद बारी आती है हमारे हिस्सा सोएम या यूं समझ लीजिए तीसरे महल्ले की। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से कर्जों की मालूमात इकट्ठी करनी होगी, जैसा कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज और उनकी नौयत, कर्जों में बैंक से मुहैया करदा और स्टेट बैंक से लेकर दिए गए कर्जे, जैसा कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस या एक्सपोर्ट फाइनेंस के कर्जे वगैरह, कर्जे किस तारीख को जारी किए गए और किस तारीख में वापस किए जाने की तवक्को है, कर्जे की मालियत कितनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन पे जारी किए गए हैं, किस वजह से कर्जा वक्त पर वापस नहीं लौटाया जा सका या वो फिर ओवरड्यू हो जाता है। अब यह भी देखना होगा कि कर्जे की टोटल मिकदार में कितना कर्जा ओवरड्यू हो चुका है और किस तारीख से, कर्जों के लिमिट के मियाद कब तक बाकी है और सबसे बढ़कर यह कि कर्जों के एवज जमानतें या सिक्योरिटीज किस नौयत की हैं, उनकी मालियत, और यह देखना कि कर्जे की वापसी में क्या ये जमानत या सिक्योरिटीज अपना एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। इसके बाद अब हमारा चौथा महल्ला या हिस्सा चहारम शुरू होता है। हमारे डेटा बैंक का यह हिस्सा बुनियादी तौर पर एवरेज या औसत की बुनियाद पर मालूमात फराहम करता है और इसमें ज़ख़ीरा किए जाने वाली मालूमात की नौयत कुछ ऐसी होगी जैसा कि एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर ने एक दिन में औसतन कितने बिल प्रोसेस करवाए, जमा करवाए। ये सिलसिला कुछ यूं चलेगा कि एक दिन के बाद एक हफ्ता, फिर 1 माह, 3 माह, 6 माह और आखिर में सालाना की बुनियाद पर कितने बिल्स बैंक में लाकर जमा करवाए और उनको प्रोसेस करवाया, उसमें कितने बिलों के एवज वक्त पर पेमेंट मौसूल हुई और कितने बिलों में देर से, और इनमें से वो कौन से अवामिल मुश्तरक थे जिसकी वजह से अदायगियों में देरी हुई। इसके बाद 1 साल में उस कस्टमर ने कितना फॉरेन एक्सचेंज बैंक को फरोख्त किया और किस कदर मिकदार में खरीदा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एवज, और मकामी करेंसी या रुपए में उनकी क्या मालियत बनती है। इस सब के बाद उसके एक बिल के एवज औसतन कितना फॉरेन एक्सचेंज बैंक को मौसूल हुआ या इंपोर्ट की सूरत में भेजा गया। इसके बाद दोस्तों हम अपने आखिरी और 5वें महल्ले की तरफ आते हैं, हिस्सा पंजम की तरफ। हमारे पहले हिस्से की तरह इस हिस्से के मालूमात भी या तो बहुत कम तब्दील होती हैं या फिर अमूमन एक जैसी रहती हैं। यहाँ की मालूमात की नौयत कुछ ऐसी है कि उस कस्टमर के बारे में उसके रिलेशनशिप मैनेजर्स की क्या राय है और वो कस्टमर के बिजनेस को किस नज़र से देखता है और मुस्तकबिल के हवाले से उसकी क्या प्लानिंग होगी। उसके बाद बैंक के सीनियर इंतजामिया की इस कस्टमर के बारे में राय या हदायत वगैरह, बैंक के अंदरूनी ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से, और अगर उसके कोई एतराज़ात हैं तो वो स्टेट बैंक के ऑडिट या इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हवाले जात और अहकामात वगैरह, किसी रियासती एजेंसी की मुदाखलत या कार्रवाई, यूनाइटेड नेशन या अक़वाम मुत्तहिदा और FATF की कोई हिदायत या बंदिश वगैरह, और आखिर में ट्रेड पॉलिसी के हवाले से मुशाहिदात। अमूमन इस दर्जे में बहुत कम मालूमात इकट्ठी होती हैं, मगर फिर भी कभी होती हैं, किसी न किसी अकाउंट में ऐसा कुछ हो जाता है। दोस्तों यहाँ हम इस बात की भी वजाहत करते चलें कि हमने अपने इस वीडियो में जो कुछ बताया या सिखाया है वो कोई मेयार नहीं है। उसका मतलब यूँ समझ ले कि अगर इस जैसा कोई निज़ाम या सिस्टम तैयार कर लिया जाए और इस पर मेहनत की जाए तो ये ज़रूर फल देगा। अब ये तो लाजमी नहीं कि जो कुछ हम कहें वैसा ही होगा। वक्त और मुनासिबत की ज़रूरत को सामने रखते हुए मुनासिब तरमीम और तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। अब हमने जो प्रोग्राम 5 महल्लों या 5 हिस्सों में तरतीब दिए हैं, आप उसे 4 या 6 भी कर सकते हैं। अलगर्ज
हमारा मकसद सिखाना और समझाना है, ना कि बना कर देना या बनाने में मदद करना। इस काम के लिए मार्केट में पहले से तैयार शुदा अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं और फरोख्त भी हो रहे हैं। हम भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि इस मैदान में खिलाड़ी हैं और तिजारती बुनियादों पर बैंकों को अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं। अलबत्ता इन प्रोग्राम्स को कामयाबी से चलाना और कामयाब बनाना ये इदारे की खुद की जिम्मेदारी होती है। 5 हिस्सों पर मुश्तमिल हमारा ये प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF पर बनाएंगे। 1989 में दुनिया के 7 बड़े माशी मुल्कों ने मिलकर पेरिस, जो कि फ्रांस का दारुल हुकूमत है, वहाँ एक इदारा कायम किया और फिर उसके अगराज़ व मकासद तय किए। एक अच्छा मालूमाती प्रोग्राम होगा जिसमें FATF के बारे में हकीकी मालूमात और दुरुस्त आदाद व शुमार पेश किए जाएंगे। 2018 से हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में है, और वो ग्रे लिस्ट में क्यों है, तो वो वजूहात और उसके पीछे छुपी कहानियाँ और बहुत कुछ ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए या आप समझते हैं कि इसके मदद से आपके इल्म में इजाफा हुआ है, तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।